Hello friends, good afternoon to all and welcome to all in my YouTube channel शुभम जैन ABC एग्जाम पर। आज हम अपना PCS के रिगार्डिंग पंजाब PCS के रिगार्डिंग क्लास सेकंड लेके आपके पास आए हैं। तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। क्लास 1 PCS के रिगार्डिंग ऑलरेडी अपलोडेड हो चुके हैं चैनल के ऊपर, ठीक है, आप उसको देख सकते हो। तो जैसे आजकल PPSC के पेपर्स का ट्रेंड बनता जा रहा है, करंट अफेयर्स में भी आपको काफ़ी सारी चीज़ें फैक्चुअल्स पूछी जा रही हैं, ठीक है। तो कॉम्प्रिहेंसिवली स्टडी करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये नहीं है कि लास्ट मोमेंट पे जैसे मान लीजिए आपका नोटिफिकेशन आउट होगा और वहाँ पे जस्ट आपको 1 मंथ 1.5 मंथ या 2 मंथ्स आपको स्टडी के लिए मिल रहे हैं, तो आप वहाँ पे जाके इतना मटेरियल आपको बर्डनसम लगे कि इतना मटेरियल हम पढ़ नहीं पाएंगे, लेकिन आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही। तो इसीलिए कि उस टाइम पे मटेरियल इकट्ठा करने की बजाय अभी आप डेली बेसिस पे रेगुलरली चीज़ों को समझते रहिए, क्या क्या चीज़ें न्यूज़पेपर में इंपॉर्टेंट हैं। और एक बात ये है कि जो ये क्लासेस रहेंगी मेरी PCS ओरिएंटेड जो भी क्लासेस टोटली न्यूज़पेपर बेस्ड रहेंगी, ठीक है। न्यूज़पेपर में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें आ रही हैं उसी से रिलेटेड करंट, उसी से रिलेटेड स्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज़ें वो पूछी जाती हैं, जहाँ तक हमारा एक्सपीरियंस बोलता है। तो हम सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके साथ डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो रेगुलर बेसिस के आप ऊपर इन चीज़ों को कवर करते रहिए, सो दैट कि लास्ट मोमेंट पे जाके आपको ज़्यादा चीज़ें पढ़ना, ठीक है, बर्डन ना लगे। इसको आप अपनी कॉपीज़ में मेंशन करते रहिए एज अ नोट्स, जो चीज़ें आपको लगता है कि आपको ये चीज़ें राइट डाउन कर लेनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम अपना स्टार्ट करते हैं। जो यहाँ पे मैंने पहले ही बोला था कि MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिस्कस नहीं करेंगे, जो चीज़ें न्यूज़ में हैं उसको डिटेल डिस्कस करेंगे। फिर कभी कंबाइन करके हम MCQs वीडियो लेके आएंगे, जिससे आपको श्योर हो जाओ कि आप जो पढ़ रहे हो आप कितना रिटेन कर पा रहे हो, आपकी कितनी प्रैक्टिस हो रही है। तो यहाँ पे हम अपना पहला टॉपिक डिस्कस करेंगे रेडियो वेव्स के रिगार्डिंग। रेडियो वेव्स एक्चुअली न्यूज़ में क्यों रहती हैं? सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये है कि जैन मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप इंडिया में पुणे में है, ठीक है। तो जैसे आपका हम बात करते हैं कि स्पेस में काफ़ी सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, जिनके बारे में अगर हमें स्टडी करना है तो वो जो ऑब्जेक्ट्स वहाँ से वेव्स को क्या करती हैं, ट्रांसमिट करती हैं, वेव्स छोड़ती हैं, उनकी स्टडी करने के बाद ही हम उनके बारे में कुछ इंटरप्रेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे रेडियो वेव्स काफ़ी न्यूज़ में रहते हैं, क्योंकि वेरियस टाइप्स ऑफ टेलीस्कोप जो रेडियो वेव्स को डिटेक्ट करके स्पेस ऑब्जेक्ट्स के बारे में बताते हैं, जो न्यूज़ में था। तो आपको रेडियो वेव्स के बारे में आइडिया होना चाहिए। तो रेडियो वेव्स जो हैं उनकी वेवलेंथ 1 मिलीमीटर से लेकर 10,000 किलोमीटर तक हो सकती है। यहाँ पे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का चार्ट देख लीजिए। अगर हम बात करें तो रेडियो वेव्स से स्टार्ट करके अगर हम इस साइड जाते हैं गामा रेज की तरफ, तो आपकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करती है। कहने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में आपकी जो रेडियो वेव्स होती हैं उनकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है। और अगर हम गामा रेज से स्टार्ट करके रेडियो वेव्स की तरफ मूव करते हैं तो आपका क्या होता है, इंक्रीज करती है वेवलेंथ, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये भी पता होना चाहिए कि जो आपका विजिबल स्पेक्ट्रम है वो आपका अल्ट्रावायलेट वेव से लेके इंफ्रारेड वेव्स के बीच में लाई करते हैं, ठीक है। और ये आपका ये पैटर्न आपको पता है, ये प्योर पैटर्न बनता है। तो यहाँ पे आप देख लेना एक बार चार्ट, ठीक है, कि रेडियो वेव्स जो है उनकी फ्रीक्वेंसी कम होती है, वेवलेंथ ज़्यादा होती है। एंड ड्यू टू वेरी लार्ज वेवलेंथ्स दे ट्रैवल अ लॉन्ग डिस्टेंस विदाउट एनी हिंड्रेंस। रेडियो वेव्स को स्टडी करना इजी है या इम्पोर्टेंट है, क्यों है? क्योंकि उनकी वेवलेंथ ज़्यादा होने की वजह से जब वो ट्रैवल करती हैं, जब हम अपने अर्थ के ऊपर कोई ऐसा टेलीस्कोप लगाते हैं या मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट लगाते हैं, तो रेडियो वेव्स विदाउट एनी हिंड्रेंस उस ऑपरेटर्स के द्वारा क्या कर ली जाती है, कलेक्ट कर ली जाती हैं, ठीक है। तो कारण क्या है, इनकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है, ठीक है, लेकिन फ्रीक्वेंसी कम होने की वजह से इनकी इंटेंसिटी जहाँ तक आते आते क्या हो जाती है, वो डिम हो जाती है वेव्स, ठीक है। इसीलिए हमें क्या करना पड़ता है, इनको स्टडी करने के लिए एम्पलीफायर्स यूज़ करने पड़ते हैं हमारे ऑपरेटर्स में, ठीक है। तो ये रेडियो वेव्स के रिगार्डिंग कुछ इन्फॉर्मेशन थी, बार बार न्यूज़पेपर में आता रहता है, तो मुझे लगता है रेडियो वेव्स की आपको कैरेक्टरिस्टिक्स पता होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका PM प्रोनाउन स्कीम। वैसे तो ये बजट जो हमारा 23-24 वाला है उसमें अनाउंस की गई थी हमारी फिनांस मिनिस्टर की तरफ से, ठीक है। तो वहाँ पे भी हमने जब बजट का वीडियो डिस्कस किया था, तो वहाँ पे भी हमने PM प्रोनाउन स्कीम के बारे में बोला था, लेकिन अभी प्रॉपर गाइडलाइन इशू की गई है। तो बजट का वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो 23-24 वाला है, वहाँ पे जाके आपको उसको रेफर करना चाहिए।
पीएम प्रणाम स्कीम दैट इज प्रमोशन ऑफ अल्टरनेट न्यूट्रिएंट्स फॉर एग्रीकल्चर मैनेजमेंट योजना, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि आपको एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए जो हम अपनी केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं उनको ना यूज़ करके अदर फर्टिलाइजर लाइक ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर यूज़ करना, इस चीज़ को हमने प्रमोट करना है। तो ये स्कीम है। इस स्कीम में गवर्नमेंट करेगी क्या कि गवर्नमेंट इनकरेज करेगी कि क्या करें, बैलेंस यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स करें, ठीक है। बैलेंस यूज मीन्स जहाँ पे लगता है कि आपको हमें केमिकल फर्टिलाइजर यूज़ करने ही पड़ेगी वहाँ पे आप करिए, लेकिन अगर आपको अल्टरनेट दिख रहा है कि बायो फर्टिलाइजर या ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर यूज़ कर सकते हैं तो आपको वो करना है। सेकेंड थिंग, गवर्नमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो जब सब्सिडी प्रोवाइड करती है हमारे फार्मर्स को, तो उनकी सब्सिडी का जो बर्डन है वो काफ़ी इंक्रीज होता चला जा रहा है। अप्रॉक्सीमेटली अभी हमारा 2.5 से 3 लाख करोड़ का सब्सिडी बिल जो है वो गवर्नमेंट का फर्टिलाइजर सब्सिडी की वजह से है। गवर्नमेंट उसको रिड्यूस करना चाहती है, तो गवर्नमेंट क्या बोल रही है कि जो हमारे स्टेट्स प्रमोट करेंगे इस चीज़ को कि आप ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर यूज़ करिए, फार्मर्स को इंसेंटिवाइज करेंगे, तो जितनी सब्सिडी हमारी बचेगी, जैसे मान लीजिए हमारा 100 करोड़ रुपये बचता है, ठीक है, गवर्नमेंट किसान कम यूज़ कर रहे हैं फर्टिलाइजर को, गवर्नमेंट को सब्सिडी नहीं देनी पड़ेगी, तो आउट ऑफ दैट 100 करोड़ 50% विल बी गिवन टू द स्टेट, ठीक है। स्टेट को 50% पैसा यानी कि 50 करोड़ रुपये दे दिए जाएंगे, सो दैट कि वो फार्मर्स के लिए क्या कर सके, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप कर सके। जैसे मान लो आपको बायो फर्टिलाइजर्स बनाना है, टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट कर सके, तो इस तरह की इनिशिएटिव वो ले सके, एंड जो रिमेनिंग आपका 50% रहेगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर लेगी, सेव कर लेगी, ठीक है। तो नो सेपरेट फंड, इस चीज़ के लिए कोई सेपरेट फंड पीएम प्रणाम स्कीम के लिए नहीं रखा गया। जो पैसा फर्टिलाइजर और जो आपके केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं उनको कम यूज़ करने की वजह से सब्सिडी से बचेगा, उसी ही पैसे से क्या करी जाएगी, पीएम प्रणाम स्कीम यहाँ पे लगाई जाएगी। दैट मीन्स ये पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड यूरिया की जो सब्सिडी है, ठीक है, वो एज सच चलेगी, उसके रिगार्डिंग इस स्कीम से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, उसको कम नहीं किया गया। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, अभी रिसेंटली आपको पता है कि एल नीनो काफ़ी न्यूज़ में था, हमने प्रीवियस वीडियोज में भी कवर किया था, और वो सेम क्वेश्चन नैब तहसीलदार के एग्जाम में आया भी था, लेकिन उसकी डिटेल ज़्यादा पूछ रखी थी। तो हमने ये भी पढ़ा था कि एल नीनो जब अगर करता है तो हमारा जो मानसून होता है उसके ऊपर एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, जिसकी वजह से इंडिया में बारिश कम होती है, तो हमारा जो पूरा का पूरा इकोनॉमी है, जैसे हमारी एग्रीकल्चर इकोनॉमी है, इसके ऊपर डिपेंड करती है। तो काफ़ी कंसर्न थे, लेकिन अभी रिसेंटली इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने ये बोला कि एल नीनो के इम्पैक्ट को एक और फिनोमिना है जिसको हम बोलते हैं इंडियन ओशन डाइपोल, ठीक है, इसका पॉजिटिव फेज अगर आएगा तो क्या करेगा, एल नीनो के इम्पैक्ट को कम करेगा। तो अभी हमने इंडियन ओशन डाइपोल के बारे में समझना है, ठीक है। इंडियन ओशन डाइपोल यहाँ पे जैसे हम बात करते हैं, जो आपका एल नीनो है वो पैसिफिक ओशन में अकर करते हैं, जो आपका इंडियन ओशन डाइपोल है नेम ही सजेस्ट करता है कि आपका क्या होगा, इंडियन ओशन में अकर करेगा। ये बहुत ही कम एरिया एज कम्पेयर टू पैसिफिक ओशन। यहाँ पे मान लीजिए इंडियन ओशन के वेस्टर्न साइड में आपका क्या है, अफ्रीकन कोस्ट है, ठीक है, प्रॉपर यहाँ पे सोमालिया कोस्ट की बात करते हैं, और यहाँ पे आपका इंडोनेशिया या आपका मलेशियन कोस्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि नॉर्मल अगर हम बात करें, जो आपकी विंड की डायरेक्शन को हम स्टडी करते हैं, तो 2 टाइप की विंड्स आपकी फ्लो करती है। एक तो होती है आपकी सरफेस विंड, दैट मीन्स जो आपका सरफेस के साथ साथ चलती है, जैसे हम ओशन सरफेस की बात करते हैं तो यहाँ पे वेस्ट टू ईस्ट चलती है इंडियन ओशन में, ठीक है। और एक होती है आपके एटमॉस्फेरिक वेव्स, ठीक है, मतलब कि सरफेस से ऊपर, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ऊपर उठेगी ये वेव्स, ठीक है, उसके बाद ये ऐसे करके एटमॉस्फेयर में ट्रैवल करेगी, फिर यहाँ पे कंडेंस करेगी, तो ऐसे करके एक सर्कुलर पैटर्न बनता है, ठीक है, वेव्स का। तो हमें सबसे पहले इंडियन ओशन डाइपोल का न्यूट्रल फेज समझना है कि न्यूट्रल फेज क्या होता है। न्यूट्रल फेज में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए मैंने आपको बताया कि नॉर्मली हमारे इंडियन ओशन में जो वेव्स होती हैं आपकी, वो क्या करती हैं, वेस्ट टू ईस्ट ट्रैवल करती हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि जो आपका वार्म वाटर होता है वो आपका अफ्रीकन कोस्ट से निकल के यहाँ पे इंडोनेशिया मलेशियन कोस्ट के ऊपर आता है, ठीक है। वार्म वाटर यहाँ से क्या होता है कि जो आपकी एयर होती है गर्म होने की वजह से वो क्या करती है, ऊपर उठती है, ठीक है। तो वहाँ पे जाके जब कंडेंस होती है तो वहाँ पे बारिश होती है, जो आपकी उसके बाद जो ये वाली एयर होती है ठंडी यहाँ पे ट्रैवल करती है, ठीक है, कम एटमॉस्फेयर प्रेशर को कवर करने के लिए।
फिर यहाँ पे कंडेंस होती है, तो यहाँ पे ऐसे करके एक सर्कुलेशन होती है। लेकिन जब आपका ये, इसको न्यूट्रल फेज बोलते हैं, लेकिन जब आपका क्या होता है कि ये वार्म वाटर्स जो है काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में यहाँ पे चले जाए, या फिर जो आपका एल नीनो का ईयर होता है, ठीक है, तो ला नीना का ईयर होता है, तो यहाँ पे जो आपका वार्म वाटर होता है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पे बारिश, जहाँ पे जो एयर होती है आपकी ज़्यादा ऊपर उठती है, यहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है, यहाँ पे एज कंपेरेटिवली बारिश कम होती है। लेकिन जब आपका एल नीनो ईयर होता है तो यहाँ पे क्या होता है कि पैसिफिक ओशन में आपने पढ़ा है कि यहाँ पे कोल्ड होने की वजह से यहाँ पे एरिया मच कोल्डर हो जाता है, और यहाँ पे जो एरिया होता है आपका मच वार्म हो जाता है, ठीक है, मच वार्मर एरिया। तो इंडियन ओशन डाइपोल पॉजिटिव फेज में बस आपको ये पता होना चाहिए कि जो आपकी वेस्टर्न कोस्ट होती है वो ज़्यादा वार्म अप हो जाती है, और जो आपकी ईस्टर्न कोस्ट होती है वो कंपेरेटिवली कोल्ड होती है न्यूट्रल फेज में। तो जहाँ पे वार्म ज़्यादा होएगा वहाँ पे आपका क्या होएगा, एयर जब ऊपर की तरफ मूव करेगी, ठीक है, वाटर लेडन एयर होती है, ऊपर जाके वो कंडेंस करेगी, तो यहाँ पे बारिश ज़्यादा होएगी, ठीक है। तो इसको पॉजिटिव फेज बोलते हैं इंडियन ओशन डाइपोल का। उसके बाद है आपका नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बिल 2023, इसको पार्लियामेंट की तरफ से भी अप्रूवल मिल चुकी है अभी। तो यहाँ पे करने की कोशिश क्या हो रही है कि हमने इंडिया का जो शेयर है वो आपका रिसर्च में इंक्रीज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि एक ऐसी पॉलिसी बनाई जा रही है जिसमें हमारा क्या होगा, इंटीग्रेटेड, ठीक है, एंड कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स होंगे रिसर्च को प्रमोट करने के लिए। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंडर इस चीज़ की ज़रूरत महसूस की गई थी कि हमने साइंटिफिक, जो हमारा साइंस एंड इंजीनियरिंग बोर्ड बना हुआ था पहले, रिसर्च बोर्ड, वो भी एक पार्लियामेंट के एक्ट के थ्रू बना हुआ था 2008 में, उसको हमने क्या करना है, सबस्यूम करके एक नया ऑर्गेनाइजेशन बनाना है जिसका नाम होगा नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, ठीक है। तो यहाँ पे अभी ज़्यादा डिटेल करने की जरूरत नहीं है, बस आपको ये पता होना चाहिए इसके चेयरमैन कौन होंगे, हमारे प्राइम मिनिस्टर, लेकिन इसकी जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल होगी उसको चेयर कौन करेगा, प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर, ठीक है। उसके बाद आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए, अगर आप मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इंडिया का स्पेंडिंग अभी जस्ट 0.7% ऑफ GDP है जो इंडिया रिसर्च में लगा रहा है, ठीक है, जबकि ये ग्लोबल एवरेज से बहुत कम है। अदर कंट्रीज की बात करें तो एवरेज जो कंट्रीज होती है 1.8% ऑफ द GDP क्या कर रही है, रिसर्च के ऊपर अपना स्पेंड कर रही है। रिसर्च के बारे में अगर आप इम्पोर्टेंस समझो तो आपको पता ही है कि अगर हमने अपना सप्लाई चेन इंश्योर करना है, सिक्योरिटी को इंश्योर करना है, और काफ़ी सारी टेक्निक्स जो हैं हमें चाहिए, जैसे मान लीजिए हमने स्पेस के अंदर कुछ इनोवेशंस करनी है, ठीक है, स्पेस सेक्टर में, तो काफ़ी सारी चीज़ें के लिए रिसर्च हमें चाहिए, ठीक है। इसमें सबसे बड़ा जो रहेगा गवर्नमेंट का एफर्ट की इंडस्ट्री एंड एकेडमिया को कोलैबोरेट किया जाएगा, ऐसे एरियाज में रिसर्च की फंडिंग को प्रमोट किया जाएगा जहाँ पे क्या होता है कि नॉर्मली फंडिंग पहुँचती नहीं है। यहाँ पे गवर्नमेंट का ये मानना था कि ज़्यादातर गवर्नमेंट की जो रिसर्च फंडिंग होती है वो गवर्नमेंट जब फंडिंग करती है तो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस के पास चली जाती है, जैसे लाइक IITs हैं, ठीक है। तो जो छोटे इंस्टीट्यूशन हैं, स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं, उनको पैसा नहीं मिल पाता, तो नेशनल रिसर्च फाउंडेशन में यहाँ पे कुछ प्रोविजंस किए जाएंगे कि उन एरियाज के अंदर क्या की जाए, फंडिंग की जाए, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ और भी फैक्ट्स हैं, जैसे मान लो 50,000 करोड़ रुपए टोटल इसके लिए रखा गया है 5 ईयर्स के अंदर, ठीक है। एंड 70% ऑफ द जो पैसा यहाँ पे फंडिंग के लिए आएगा वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से आएगा, जो नेशनल रिसर्च फाउंडेशन को वो देंगे। पहले ऐसा कोई प्रोविजन होता नहीं था, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जो हैं इस तरह की किसी बॉडी को फंडिंग नहीं करते थे, ठीक है। तो ये प्रोविजन है, बाद में देख लेंगे जब जरूरत पड़ेगी, फिलहाल आपको ये पता होना चाहिए। उसके बाद है प्राइम मिनिस्टर लॉन्च नेशनल सिकल सेल एनीमिया एलिमिनेशन मिशन फ्रॉम मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश 1 जुलाई को ये मिशन लॉन्च किया गया। इस मिशन की बात भी हमारे बजट में ही की गई थी। टारगेट ये रखा गया है कि हम सिकल सेल एनीमिया को 2047 तक इरेडिकेट कर देंगे, एलिमिनेशन कर देंगे पूरी तरह से। इस मिशन में करेंगे क्या, 0 से लेके 18 ईयर्स तक के एज के जो पर्सन है स्टार्टिंग के लिए पहले उनको क्या करेंगे, ट्रेस करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम धीरे धीरे इंक्रीमेंटल फेज में इंटायर पॉपुलेशन को कवर कर लेंगे, 40 ईयर्स तक जितने भी पर्सन है उनके अंदर ट्रेस करेंगे कि किसको सिकल सेल एनीमिया है किसको नहीं है, ठीक है। फिर हम सबसे पहले मेन तो हम प्रिवेंट ही करेंगे, ठीक है, कि किसी को ये डिसीज़ ना हो, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे अगर किसी को है
तो उसके अंदर अवेयरनेस क्रिएट करना, उनको क्या करना चाहिए, कैसे अपना ध्यान रखना चाहिए। सबसे बड़ी बात यहाँ पे इसका कोई ट्रीटमेंट ऐसा नहीं है, आपको स्टेम सेल थेरेपी करनी पड़ेगी या फिर बोन मैरो को ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। इसको करना इतना ईजी नहीं है क्योंकि इसके साथ काफ़ी हाई रिस्क जो है वो अटैच होते हैं। यहाँ पे लास्ट लाइन आपको बताऊँ कि तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट इसका एक सोल्यूशन है या फिर आपको स्टेम सेल थेरेपी करनी पड़ती है, ठीक है। एज सच मेडिसिन वगैरह से ये सिकल सेल एनीमिया आपका क्योर नहीं होता, ठीक है। उसके बाद इंडिया में अगर हम सिकल सेल एनीमिया की बात करें, ये डिसीज़ एक जेनेटिक ऑर्डर है, ठीक है, जीन्स के थ्रू ट्रांसफ़र होती है, ठीक है। तो यहाँ पे डिसीज़ क्या है, जैसे हमारे रेड ब्लड सेल्स होते हैं ब्लड में, वो ऐसे करके सर्कुलर इन शेप होते हैं, लेकिन जब ये सिकल सेल एनीमिया डिसीज़ होती है तो क्या होते हैं, ऐसे करके सिकल जैसे हमारी वो होती है ना डॉक्टरी जिसको हम बोलते हैं, उस शेप के ये सेल्स बन जाते हैं, डिस्टोर्टेड हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो फंक्शनिंग है इन सेल्स की वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। तो काफ़ी सारे हमारे मल्टीपल ऑर्गन फेलियर्स हो सकते हैं। तो ज़्यादातर ये प्रॉब्लम्स ट्राइबल एरियाज में पाई जाती है। अगर हम ट्राइबल एरिया पॉपुलेशन की बात करें तो इंडिया में 8.6% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन हमारी ट्राइबल पॉपुलेशन है। तो यहाँ पे ये माना जा रहा है कि अगर दोनों पेरेंट्स को, हस्बैंड वाइफ को सिकल सेल एनीमिया डिसीज़ है तो हाई चांसेस होते हैं कि बच्चे में सिकल सेल एनीमिया डिसीज़ आएगी ही आएगी। तो गवर्नमेंट इस चीज़ को प्रिवेंट करना चाहती है, अवेयर करना चाहती है पेरेंट्स को, ठीक है, कि वहाँ पे हाई रिस्क प्रॉब्लम्स आपकी जो बेबी है उसको हो सकती है, ठीक है। बाकी इसकी गाइडलाइंस क्या रहेंगी इन फ्यूचर वो देखेंगे। उसके बाद यहाँ पे एक चीज़ और न्यूज़ में थी, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन मीटिंग 2023 न्यू दिल्ली में हो रही है, ठीक है, पता होना चाहिए। इंडिया ने इस बार इसको थीम दिया सिक्योर में एस सिक्योरिटी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सी से कनेक्टिविटी, यू से यूनिटी एंड आर से रिस्पेक्ट फॉर द सॉवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, ई से, ठीक है। तो यहाँ पे एक्रोनिम देख लेना इसका क्या मतलब है सिक्योर का। इंडिया ने ये थीम दी है। इसके अलावा 5 पिलर्स इंडिया डेवलप करना चाहते हैं अपनी प्रेसिडेंसी में। सबसे पहले डिजिटली इंक्लूजन करना, शेयर्ड बुद्धिस्ट हेरिटेज, यूथ एम्पावरमेंट करना, ट्रेडिशनल मेडिसिन एंड स्टार्टअप इनोवेशन करना। यहाँ पे शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो मुझे लगता है ये वाला क्वेश्चन आपका मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट रहेगा। इन फ्यूचर इसको कवर करेंगे। यहाँ पे अभी ये देख लो बस कि इसके 9 मेंबर्स हैं। रिसेंटली जो नया मेंबर हुआ है ईरान ऐड हुआ है, पहले इसके 8 ही मेंबर्स थे। इंडिया इसका मेंबर है। अस्ताना में इंडिया इसका मेंबर बना था 2017 में। ग्रुप ये काफ़ी पुराना है, 2001 में इसको सजेस्ट किया गया था, फाइनली 2003 में ये बना था। अगर इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो वो बीजिंग चाइना में है। बाकी मेन पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है, क्या क्या चैलेंजेस हैं, वो फिर कभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। उसके बाद ये है कि इंडिया ने अभी क्या किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 30 क्रिटिकल मिनरल्स की एक लिस्ट क्या की है, इशू की है। उसका मतलब ये है कि इंडिया की इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी के लिए 30 मिनरल्स क्रिटिकल है, यानी कि इनकी जो सप्लाई है वो इंडिया को मिलती रहनी चाहिए, ठीक है। अगर इनकी सप्लाई में कमी आती है तो इंडिया की इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी दोनों के लिए क्या होगा, कंसर्न रेज हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 30 क्रिटिकल मिनरल्स में आपको सिर्फ एक प्लेटिनम ग्रुप का और आपका रेयर अर्थ एलिमेंट्स कौन से होते हैं। प्लेटिनम ग्रुप में आपके 6 एलिमेंट्स आते हैं, एक प्लेटिनम, पैलेडियम, रोहिडियम, रुथेनियम, इरिडियम एंड ऑस्मियम। देन उसके बाद रेयर अर्थ एलिमेंट्स में आपके 15 लैंथेनॉइड्स आते हैं, एक आपका स्कैंडियम आता है, एक आपका यूट्रियम आता है। रेयर अर्थ एलिमेंट्स के बारे में पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे इतना कुछ और डिस्कस करना नहीं है। यहाँ पे क्रिटिकल मिनरल्स वो मिनरल्स होते हैं जिनकी सप्लाई के ऊपर ही कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट डिपेंड करती है, उसकी सिक्योरिटी। इंडिया को क्यों चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अभी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। इंडिया को इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनानी है, ठीक है, लिथियम चाहिए। इंडिया को सोलर पैनल्स बनानी है, ठीक है। इंडिया को जैसे मानो स्पेस मिशन लॉन्च करने हैं, सेमीकंडक्टर्स बनाने हैं, तो वहाँ पे इंडिया को जो है ये रियल अर्थ एलिमेंट्स चाहिए। तो जब हम ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, काफ़ी सारी चीज़ों के अंदर हम इनोवेशंस कर रहे हैं, तो हमें ये इन एलिमेंट्स की ज़रूरत है। टाइम टू टाइम ये नहीं है कि सिर्फ ये 30 क्रिटिकल मिनरल्स ही रहेंगे। टाइम टू टाइम जैसे जैसे इंडिया को और मिनरल्स की ज़रूरत पड़ती चली जाएगी तो इस लिस्ट में क्या किया जाएगा, उसको इंक्लूड किया जा सकता है। उसके बाद है एक NATO +5 ग्रुप टर्म न्यूज़ में है, आपको ये ध्यान में रखना है कि इंडिया इसका मेंबर नहीं है। NATO आपको पता ही है कि एक सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है जिसको US सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। 31 मेंबर जिसमें हैं, 1949 में बनी थी वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। +5 का मतलब क्या है कि 5 कंट्रीज
और हैं ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, इजराइल एंड साउथ कोरिया। नेटो का आपको कॉन्सेप्ट पता ही है कि 31 मेंबर्स में से अगर किसी भी मेंबर कंट्री के ऊपर अटैक होता है तो ये माना जाएगा कि 31 मेंबर्स के ऊपर अटैक हुआ है। लेकिन +5 का ये कंसर्न नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया के ऊपर अगर अटैक होगा तो सारे नेटो ग्रुप उसको मदद करेंगे। +5 ग्रुप का मतलब ये है कि ये 5 कंट्रीज नेटो ग्रुप के साथ मिलके काफ़ी सारी मिलिट्री एक्सरसाइजेस करेंगे, ठीक है। इंटरऑपरेबल उनकी जो आर्मीज़ हैं या केयर फोर्स हैं वो इंटरऑपरेबिलिटी में काम करेंगी और उनको अगर मान लो किसी टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है तो आपस में शेयर करेंगे, ठीक है, सो दैट कि वो क्या करें, अपनी सिक्योरिटी को इंश्योर कर सकें। तो रिसेंटली ये था कि इंडिया को इस ग्रुप में इंडक्ट करने के लिए यूएस के सीनेट में बिल आया था, ठीक है। वो चाहते थे कि इंडिया को इसको मेंबर बनाया जाए, लेकिन इंडिया ने उसको रिजेक्ट कर दिया गया। हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं एस जयशंकर, उन्होंने बिल्कुल इसको मना कर दिया कि हम इसका पार्ट नहीं बनना चाहते, ठीक है। तो लेजिस्लेशन का एम क्या था, बस फैसिलिटेट कर रहे हैं ट्रांसफर ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट विद मिनिमल ब्यूरोक्रेटिक इंटरफेरेंस, सो दैट कि इंडिया और यूएस के बीच में कोई भी ब्यूरोक्रेटिक इंटरफेरेंस ना हो, ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी क्या कर सके, इंडिया को वो ट्रांसफ़र कर सकें। यूएस का अपना कंसर्न है चाइना के कंसीडर में, वो इंडिया को भी यही बोल रहा है कि चाइना इतना खतरनाक हो रहा है कि अगर आपको अपनी बॉर्डर्स सिक्योर करना है तो आप हमारे साथ कोलैबोरेट कीजिए, इस ग्रुप का मेंबर बनिए। लेकिन इंडिया के भी अपने कंसर्न है, इंडिया अपने क्या करना चाहता है, स्ट्रेटेजिक इंडिपेंडेंस चाहता है अपनी फॉरेन पॉलिसी में, और उसको रशिया के साथ भी रिलेशन देखने, चाइना के साथ भी रिलेशन देखना है, तो अभी इंडिया इस ग्रुप का मेंबर नहीं बन रहा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी आज की क्लास में, क्लास 2 में, ठीक है। तो जैसे जैसे मुझे लगेगा कि इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करनी चाहिए वो मैं करता रहूँगा। आपका अगर कोई डाउट है, अगर आपको भी लगता है कि आप मेरे से कुछ मिस हो गया, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके शेयर कर सकते हो। उसके बारे में डिटेल फिर किसी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट करते रहना मोटिवेशन के लिए। अदरवाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।